बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है, उसकी फंक्शन क्या है, उसकी अक्रेंस क्या है और उसके बारे में जितने भी बातें हो सेल बायोलॉजी में हम उसके बारे में आज बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। उसका जो दूसरा नेम है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स। इसको कॉन्ड्रियोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी मीनिंग को देख लें, so the word mitochondria is the combination of two words, mito and chondria. Mito means thread. माइटो का मतलब क्या है? थ्रेड। कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेनम या ग्रेन। ये हमारे पास थ्रेड लाइक छोटे छोटे ग्रेन्स होते थे। इसकी बुनियाद पर उसको नाम दिया है क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का असल मतलब क्या है? थ्रेड ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्स विच आर लाइक थ्रेड। अगर हम उसकी अक्रेंस की बात कर लें कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद है इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में हमारे पास क्या मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। एक्सेप्ट बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन भी यही है, दीज आर दोज सेल्स इन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे पास क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है, और यही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है। So it is found only and only in the plants kingdom and animals kingdom. इसके अलावा अगर हम उसकी शेप की बात कर लें, तो ये हमारे पास स्पेंडल शेप है। स्पेंडल शेप, थ्रेड शेप, और समटाइम इट चेंज इट्स शेप। ये हमारे पास कभी राउंड शेप होती है, कभी स्फेरिकल शेप होती है, कभी इलांगेट हो जाती है। थ्रेड शेप यानी स्पेंडल शेप। तो ये हमारे पास क्या थी इसकी शेप के बारे में। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो इसकी यही है कि इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब ये है इट कंटेन्स डीएनए, इट कंटेन, इसमें डीएनए मौजूद है। ये ऐसी ऑर्गेनिल्स है ये, और इसके साथ क्लोरोप्लास्ट ये एक अदर ऑर्गेनिल्स है, इन दोनों में डीएनए मौजूद है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डीएनए, उसकी डीएनए में 14 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स? 14 जीन्स। और यही 14 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर सेल जब डिवाइड होती है तो हमारे पास सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स। बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये खुद ब खुद डिवाइड होती है, चाहे सेल डिवाइड हो रहा हो या नहीं हो रहा, सेल डिवीजन होती हो या नहीं होती, माइटोसिस हो रही हो या नहीं हो रही। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों डिवाइड होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। उसमें अपना एक डीएनए मौजूद है, उसकी अपनी एक न्यूक्लिक एसिड मशीनरी है, उसकी वजह से ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स है। नेक्स्ट अगर हम उसकी हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी को देखें कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था, किस चीज में डिस्कवर किया था, और ये जाके फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बन गया, तो इसके हिस्ट्री में सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास क्या है? कॉलिकर है। और कॉलिकर ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था इन द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल्स, मसल सेल्स। मसल सेल्स की साइटोप्लाज्म में, मसल सेल्स की साइटोप्लाज्म को हम क्या कह सकते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब मसल सेल्स की जो साइटोप्लाज्म थी उसमें सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने। फिर इसके बाद आल्टमन इन 1894, 1894 में आल्टमन ने उसको नाम दिया क्यों चीज, क्या चीज? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का नाम क्यों दिया था उसने? बिकॉज all the oxidative enzymes are present inside the mitochondria। यहाँ पर oxidative enzymes मौजूद है, और इस oxidative enzymes की वजह से ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसको नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट। फिर इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसका नाम क्या है? बेंडले। और बेंटा ने इन 1897 उसने इसको नाम दिया था, he named mitochondria, उसने इस चीज को क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नेम किसने यूज किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल बेंडा इन 1897। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आता है, ये है हमारे पास वारबर्ग। वारबर्ग इन 1913 ही ऑब्जर्व्ड दैट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स
सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थी, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ये जितने भी क्रेब्स साइकिल्स है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये रेस्पिरेशन के दो अहम स्टेप्स, ये कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सारे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है। और यही एंजाइम सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, वो वारबर्ग ने डिस्कवर की थी। फिर इसके बाद बेंजले एंड हावर ने फर्स्ट आइसोलेट किया था, फर्स्ट आइसोलेट, सबसे पहले जो आइसोलेट किया था मतलब सेल से निकाला था फॉर द डीप स्टडी, फॉर द डीप एनालिसिस, तो सबसे पहले किसने किया था, वो हमारे पास बेंजले एंड हावर ने किया था। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, हॉगोब्डम इन 1949। क्या है इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने दिया था, हॉगोब्डम इन 1948, 1948 में। इसके बाद अगर हम उसकी स्टेनिंग की बात कर ले, स्टेनिंग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास विजिबिलिटी टेक्निक है टू एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल को देख ले तो सेल हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को इतनी आसानी से नहीं दे सकते, तो हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, हर ऑर्गेनिल्स का अपना एक स्पेसिफिक स्टेन होता है, हम उसको कलर दे देते हैं और उस कलर की वजह से ये माइक्रोस्कोप में इजीली हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा कलर है, वो कौन सा स्टेन है विच आर यूज्ड फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है जानस ग्रीन स्टेन, जानस ग्रीन स्टेन। Janus green stain is used to enhance the color of mitochondria for deep analysis, for deep study of mitochondria। ठीक, इसके बाद अगर हम उसकी लेंथ की बात, उसकी लेंथ कितनी है, 7 माइक्रोन मीटर। इसकी क्या है, 7 माइक्रोन मीटर उसकी लेंथ है। अगर हम उसकी थिकनेस की बात कर लें तो उसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, 2 माइक्रोन मीटर। हमारे पास इसकी थिकनेस कितनी है, 2 माइक्रोन मीटर। इसका मतलब ये है, इफ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 7 माइक्रोन मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोन मीटर है। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देख ले कि ये हमारे पास सेल में कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे पास सेल में कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इफ वी टॉक अबाउट द किडनी सेल्स, अगर हम किडनी के सेल्स की बात कर ले तो ये हमारे पास बेसल रीजन पर मौजूद होते हैं, बेसल रीजन ऑफ द सेल। बेसल रीजन का मतलब क्या है, इफ दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, सो ये जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, इन द बेस ऑफ द सेल, हमारे पास बेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम अदर सेल्स की बात कर ले, अदर बॉडी सेल्स, किडनी के अलावा जितनी भी सेल्स हैं, तो दीज माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है। इफ दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास क्या है, इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो पोजीशन है वो वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ साइटोप्लाज्म को देख ले और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें, सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी वजह से उसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती और ये हमारे पास वेरिएबल इन पोजीशन है। हमारे पास क्या है, वेरिएबल इन पोजीशन है। दे हैव ग्रेटर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन साइटोप्लाज्म। अगर हम उसकी मेम्ब्रेन्स की बात कर लें, अगर इसकी मेम्ब्रेन्स की बात कर लें, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देख लें, सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 60 एंगस्ट्रॉम। उसकी थिकनेस कितनी है, 60 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मूथ है। अगर आप यहां पर देख लें तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मूथ, हमारे पास स्मूथ है। ठीक है, उसकी अगर हम डायमीटर की बात कर ले, सो द डायमीटर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर ले, द इनर मेम्ब्रेन इज रफ और फोल्डेड इनवर्ड। तो हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मैंने क्या बनाए हैं, फोल्डेड बनाए हैं। ठीक है, और इस फोल्डेड की वजह से हमारे पास क्या होता है, द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास लंबा लेयर है और ये हमारे पास छोटा लेयर है। उसकी अगर हम थिकनेस की बात कर ले, सो द थिकनेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज 80 एंगस्ट्रॉम व्हाइल दे आर रफ इन टेक्सचर, रफ और फोल्डेड। ये हमारे पास क्या है, फोल्डेड है।
इनसाइड हमारे पास क्या है, फोल्डेड है। इस फोल्ड को हम, एक फोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रेस्टा। दिस फोल्ड स्ट्रक्चर which are oriented toward the center of the mitochondria is known as the cresta। ये हमारे पास क्या है, फोल्ड है। अगर हम उसकी ओरिएंटेशन की बात कर लें तो नॉर्मली इट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली टू द मेन एक्सिस। परपेंडिकुलरली यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो एंगल बनती है ये और ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। नॉर्मल सेल्स में ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर इन नेचर है। लेकिन अगर हम न्यूरॉन की बात कर ले या स्ट्रेटेड मसल्स की बात कर ले, सो ये जो क्रेस्टा है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल विद दी मेन एक्सिस। अब पैरेलल किस तरह होते हैं, मिसाल के तौर पर इफ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास फोल्डेड है सेम इसी तरह ये। तो यहाँ पर अगर आप उसकी क्रेस्टा को देखें, इसकी फोल्ड्स को देखें, सो द फोल्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू द मेन एक्सिस। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनती है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल एंगल है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में और स्ट्रेटेड मसल में ये जो एंगल बनती है ये हमारे पास क्या है, फोल्डेड है। अगर हम इंटेस्टाइनल सेल्स को देख लें तो इंटेस्टाइनल सेल में ये हमारे पास जो क्रेस्टा होती है दीज आर इर्रेगुलर इन शेप। इर्रेगुलर कैसे, इर्रेगुलर इन शेप, अगर हम देख लें if this is mitochondria of the intestinal cells तो ये हमारे जो क्रेस्टा होती है ये हमारे पास इर्रेगुलर इन शेप है, ठीक है। कुछ स्पेंडल शेप है, कुछ प्लेट शेप है, कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेस्टाइनल क्रेस्टा की बात हो गई। फिर इसके बाद अगर हम एड्रीनल सेल्स की क्रेस्टा की बात कर लें, सो द क्रेस्टा ऑफ एड्रीनल सेल्स आर फिलामेंटस। उसकी क्या है, फिलामेंटस है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंट लाइक, स्ट्रेट लाइक। तो कुछ फिलामेंट ऐसे हैं जिसकी ब्रांचेस है और कुछ फिलामेंट ऐसे हैं जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। If this is mitochondria, this is the inner membrane, some are filamentous, some are branched, some are unbranched। तो ये हमारे पास क्या है, एड्रीनल सेल की क्रेस्टा की बात हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो हमारे पास क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द क्रेस्टा देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज द F1 particles। क्या है, अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को देख लें, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जितनी भी खाली स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। ये जो फोल्डेड है, इस फोल्डेड पर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं, F1 पार्टिकल्स। अब यही पार्टिकल्स का क्या काम क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी अक्रेंस क्या है और उसकी तादाद कितनी होती है, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी है हमारे पास। फर्स्ट वन इसकी क्या है, F1 पार्टिकल्स की नंबर। अगर हम उसकी नंबर की बात कर लें, सो F1 पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख। हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल कितने होते हैं, 10,000 से लेकर 1 लाख तक होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम कंपोजिशन की बात कर ले, सो F1 पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ 80% प्रोटीन, 80% हमारे पास क्या है, इसमें प्रोटीन्स हैं, और 20% हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड्स। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारे पास, 80% ये प्रोटीन का बना हुआ है और 20% हमारे पास किस चीज का बना हुआ है, फास्फोलिपिड्स का बना हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, सो द स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इट कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द हेड, नेक्स्ट वन इज द स्टॉक एंड थर्ड वन इज द बेस। अगर हम उसकी हेड की बात कर ले, सो द हेड ऑफ F1 पार्टिकल आर स्फेरिकल। ये हमारे पास क्या है, इसकी हेड है, और हेड हमारे पास कौन सी शेप की है, स्फेरिकल शेप है। अगर हम उसकी डायमीटर की बात कर लें, तो द डायमीटर ऑफ द हेड इज 80 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास उसकी डायमीटर कितनी है, 80 एंगस्ट्रॉम है, ये इसकी साइज है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम स्टॉक की बात कर लें, सो द हेड इज अटैच्ड विद द स्टॉक ऑफ F1 पार्टिकल। अब उसकी स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारे पास अटैच्ड करता है बेस को, ये हमारे पास उसकी बेस है, ये उसकी स्टॉक है और ये हमारे पास हेड है। सो द स्टॉक अटैच द हेड विद द बेस। स्टॉक का जो मेन फंक्शन क्या है, ये अटैच करता है हेड को बेस के साथ।
अब इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 13 एंगस्ट्रॉम से लेकर 40 एंगस्ट्रॉम है। हमारे पास उसकी क्या है, डायमीटर है। फिर इसके बाद अगर हम उसकी बेस की बात कर लें, सो बेस इज द पोर्शन ऑफ द F1 पार्टिकल्स व्हिच इज अटैच्ड टू द क्रिस्टा। ये हमारे पास क्रिस्टा है, क्रिस्टा के साथ जो अटैच्ड पार्ट है F1 पार्टिकल है, उस अटैच्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ द F1 पार्टिकल्स। और यही बेस ऑफ द F1 पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। इसकी जो बेस है दो अहम प्रोटीन का बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द OSCP। OSCP हमारे पास क्या है, ओलिगोमाइसिन सिंथेटिक कॉन्फरेंस प्रोटीन। ये हमारे पास एक प्रोटीन हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो हमारे पास क्या है, CF है, कफलिंग फैक्टर। अगर हम उसकी फंक्शन की बात कर ले कि F1 पार्टिकल की फंक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सब इसमें मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास कहाँ पर होता है, F1 पार्टिकल्स में होती है। ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल्स हर सेल में मुख्तलिफ तादाद में होते हैं, 10,000 से लेकर 1 लाख तक। उस सेल में ज्यादा होगी जो सेल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, F1 पार्टिकल थी। अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर ले, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देख ले, सो द आउटर मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किस चीज का बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें जो लिपिड कंटेंट होती है वो 40% होती है और उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होती है वो 60% होती है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है यानी कॉर्टेक्स, अगर हम कॉर्टेक्स की बात कर ले, सो द कॉर्टेक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट वन इज द विटामिन ए। इसमें हमारे पास क्या होता है, विटामिन ए होती है, वाटर होती है, फैटी एसिड्स होती है। कौन कौन से फैटी एसिड्स, लेसिथिन फैटी एसिड है, सेपेलिन फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये चीजें हमारे पास कहाँ पर होती है, ये कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्टेक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम मेडुला की बात कर ले, जो इनर पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, सो द इनर पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ, इसमें विटामिन बी होती है, इसमें है सी होती है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। हमारे पास अल्ब्यूमिन होता है, आरएनए 0.5% होती है, इसमें आयरन 0.2% होता है, इसमें कॉपर 0.02% होती है। फिर इसके अलावा हमारे पास कोपेक्टर्स होती है। कौन कौन से कोपेक्टर्स है, हमारे पास मैग्नीशियम आयन है, जिंक आयन है, और हमारे पास NAD है, FAD है, NADH2 है। ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पर मौजूद होती है, इसकी इनर मेड्यूला में होती है। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कार्डियोलेप्टिन है, प्रोटीन है 80%, कंटेंट होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 20%। ये जो हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन हमारे पास 60% होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन हमारे पास 80% है। आउटर हमारे पास जो प्रोटीन लिपिड कंटेंट होती है वो 40% होती है, और नीचे हमारे पास जो लिपिड कंटेंट होती है वो 20% होती है। इसके अलावा अगर हम उसकी आइसोलेशन की बात कर लें कि हम किस तरह इसको आइसोलेट करते हैं और फिर किस तरह इसको स्टडी करते हैं, तो सर इसके लिए जो केमिकल चाहिए वो हमारे पास क्या है, डिजिटोनिन। ये एक ऐसा केमिकल है जब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, हमारे पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेपरेट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेशन के लिए हमने कौन सा टेक्निक यूज करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के जरिए हम इसको स्पिन करते हैं डिफरेंट स्पीड्स के साथ, और उस स्पीड की बुनियाद पर हमारे पास जो नीचे सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंट्स बनते हैं। उसी सेडिमेंट्स में हमारे पास मुख्तलिफ फ्रिक्शंस ऑफ द सेल्स होती है। तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो गई है, अगर हम इसको ट्रीट कर दें डिजिटोनिन के साथ, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो when we remove the outer membrane of the mitochondria, the remaining structure, अगर हम इस remaining structure को देख लें तो ये हमारे पास क्या बन गई है, माइटोप्लास्ट बन गई है। क्या चीज, माइटोप्लास्ट। और ये माइटोप्लास्ट जो है इसके अंदर ये जो क्रिस्टा होती है ये बरकरार रहती है, और ये हमारे पास क्या करता है, रेस्पिरेशन कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ तक उसकी क्या थी, ये केमिकल कंपोजिशन थी। अगर हम उसकी फंक्शंस की बात कर लें कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो द सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स।
बिकॉज इट जनरेट एनर्जी, ये हमारे पास क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे हमारे पास एनर्जी जनरेट करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड के साथ शामिल होता है, ब्लड से लेकर हमारे पास लिवर तक जाती है और लिवर से लेकर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ये हमारे पास हार्ट तक आती है और हार्ट से लेकर हमारे पास पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उस वो ब्लड जो पूरी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है उसमें क्या होती है, ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल में उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है रिस्पायरेशन की वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात कर ले या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर लें, तो ये दोनों स्टेप्स जो है हमारे पास क्या कर देते हैं, एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स हैं और इसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो इसकी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये हमारे पास क्या करता है, प्रोटीनोजेनेसिस, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ याक इन द oocytes। ये जो हमारे पास एग होती है और एग के अंदर जो याक होती है, याक प्रोटीन से बनी हुई है और वो प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, दिस इज द स्पर्म, ये हमारे पास इसकी एक्सियल फिलामेंट है और ये इसकी टेल है, ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एग्रीगेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट, कंबाइन हो जाते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, हमारे पास स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं। तो इट मीन इट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब इंतहाई सर्दी हो जाती है तो वो छुप जाते हैं, ठीक है, और उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो सब स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम जो हीट प्रोडक्शन होती है वो कौन सी ऑर्गेनिल्स परफॉर्म करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करती है। उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मतलब ये है, शिवरिंग हमारे पास क्या है, जब हमारी सर्दी हो जाती है तो हम शिवरिंग फील करते हैं। ये शिवरिंग हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाए और वही हीट हमारे पास क्या है, हेमोस्टेसिस में हेल्प करती है। लेकिन समटाइम्स ड्यूरिंग हाइबरनेशंस वी कैन नॉट प्रोड्यूस शिवरिंग, हम शिवरिंग प्रोड्यूस नहीं करते तो हम क्या करते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो हम अपने जिस्म के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो कौन सी ऑर्गेनेल हमारे जिस्म में प्रोड्यूस करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी फंक्शन है, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हमारे पास बनते हैं वो कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल हमारे पास एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि इसकी कैटाबॉलिक रूल भी है और उसकी एनाबॉलिक रूल भी है। कैटाबॉलिक रूल इसकी यही है कि ये एसिटाइल को एंजाइम ए को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड करता है थ्रू सब्सिक्वेंट स्टेप्स। इसकी जो एनाबॉलिक रोल है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं और वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाता है, प्रोटीन बनाती है। तो इट मीन प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेल्स करती है, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई दूसरी ऑर्गेनेल के बारे में।